हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10th के साइंस के प्रथम चैप्टर रासायनिक एवं अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण इस चैप्टर को फनी तरीके से पढ़ेंगे और प्रयास रहेगा कि पूरे चैप्टर को हम सिर्फ एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लें, और वो भी बहुत ही आसान तरीक़ों से। आप लोगों को वीडियो को देखने के बाद ही ये पूरे चैप्टर जो है याद हो जाएगा और आप इसको भूलिएगा भी नहीं। भूलना क्या होता है, इसको भी आप भूल जाइएगा। तो आइए बहुत कुछ जो इसके बारे में एक्स्ट्रा बातें ना करते हुए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को मेनली क्या क्या पढ़ना है, समय को बचाने के लिए हमने पहले इस पर नोट कर लिया है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो कोई भी क्रिया या प्रक्रिया या प्रोसेस जिसमें कोई एक पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थों के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करे, तो वैसी क्रिया को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बताया आप सबको कि जब कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थों के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करता हो तो वह उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आपको मैं यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों के बीच में अभिक्रिया होने पर क्या बनता है बच्चों, जल। आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है बहुत तीव्र गति से जलने वाला पदार्थ है, और ऑक्सीजन जो है वह किसी भी पदार्थ के जलने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसको दहन का पोषक कहते हैं। इसके बिना चाहे कितना ही तीव्र से जलने वाला पदार्थ जल नहीं सकता। तो एक जलने वाला दूसरा जलाने वाला, लेकिन दोनों के बीच में अभिक्रिया होने से जो तीसरा जो पदार्थ बना है उसका गुण ये दोनों के गुण से बिल्कुल अलग है। ये जलने वाला है, ये जलाने वाला है, लेकिन ये जो तीसरा प्रोडक्ट बना है यहाँ पर नया, वह हो गया बुझाने वाला। कहीं भी आग लगता है किसी भी तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर प्रथम प्रयास होता है कि उस पर जल डाला जाए बुझाने के लिए। तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम लोग क्या बोल देंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जब कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थों के साथ, यहाँ दो पदार्थ है, दोनों के बीच में क्रिया होने से क्या बना है, जल बना है। इसका गुण इन दोनों के गुण से बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार की कोई भी प्रोसेस, कोई भी क्रिया को हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थों के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया होने से जल बना है, तो जल का गुण दोनों के गुण से बिल्कुल अलग है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम समझते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर भी बता देता हूँ कि जब कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थों के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद हम लोग 2 नंबर में देखते हैं, 1 नंबर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर में देखते हैं अभिकारक या प्रतिकारक क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ होते हैं, यानी कि जिन पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उन्हीं पदार्थों को हम लोग बोलते हैं क्या, अभिकारक या प्रतिकारक। तो यहाँ किन किन पदार्थों के बीच में अभिक्रिया हुआ है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, अभिकारक हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये है, जैसे ऐसे हम लोग अभिक्रिया को लिख कर यहाँ हम लोग ऐसे उसको बता सकते हैं कि ये क्या है, अभिकारक है। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में देखते हैं कि उत्पाद या प्रतिफल क्या होता है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ नया पदार्थ बनता है, तो वही बनने वाले नए पदार्थ को क्या बोलते हैं, प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया को होने से यहाँ जल बना है, तो ये जल क्या हो गया, उत्पाद। क्या हो गया, उत्पाद। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। परिभाषा क्या हो जाएगा उत्पाद या प्रतिफल का, तो रासायनिक अभिक्रिया के होने से जो नया पदार्थ बनता है उसी पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ 3 नंबर में दिखाया गया है रासायनिक समीकरण। 4 नंबर में रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो समीकरण आप जानते हैं कि तत्वों को संकेतों में भी लिखते हैं। तो जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग शब्दों में न लिखकर संकेतों में लिखते हैं, तो उसी सांकेतिक रूप को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के सांकेतिक रूप को रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे यहाँ हमारा ये हाइड्रोजन है, इसका संकेत क्या होता है, H2। यहाँ ऑक्सीजन है, इसका संकेत क्या होता है, O2।
दोनों के बीच में अभिक्रिया होने से क्या बना, जल। इसका क्या संकेत होता है, H2O। तो यही हम लोग इसको हाइड्रोजन शब्दों में न लिखकर जब संकेतों में लिखते हैं, यहाँ हमने शब्दों में लिखा हुआ था ऊपर, इसको अब संकेतों में लिख दिया, तो इसी सांकेतिक रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो आपसे पूछा जाए कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद को शब्दों में न लिखकर संकेतों में लिखते हैं, तो इसी सांकेतिक रूप को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। यानी कि इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के सांकेतिक रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, कोई किसी भी समीकरण का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। यह समीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित और दूसरा होता है असंतुलित। संतुलित और असंतुलित क्या होता है, तो आप देखिए यहाँ इस अभिकारक में दो तत्व दिख रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ दो है, इसका हाइड्रोजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन का भी दो परमाणु। इधर प्रोडक्ट में भी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन इधर परमाणुओं की संख्या इसका भी दो है, इसका भी दो है, लेकिन इधर हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है। तो दोनों साइड में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, अर्थात अभिकारक और उत्पाद के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या यहाँ बराबर नहीं है। तो जिस रासायनिक समीकरण में तीर से पहले अर्थात अभिकारक में जो भी तत्व है सबके परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो तो उसको असंतुलित बोलते हैं। और यदि जैसे H2 दो है और O2 भी दो है, इधर भी दोनों दो होता तो इसको संतुलित बोलते। तो आप बता सकते हैं कि समीकरण किस प्रकार का है, संतुलित है कि नहीं है। तो आप हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, हाइड्रोजन दो है लेकिन ऑक्सीजन इधर एक है, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या दोनों साइड में परमाणुओं की बराबर नहीं है, इसलिए यह समीकरण असंतुलित हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं क्या, कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस रासायनिक समीकरण के अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान बराबर नहीं हो, जब परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी तो द्रव्यमान निश्चित है कि बराबर नहीं होगा। तो आप दोनों में से किसी भी तरीका से लिख सकते हैं कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो तो उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव्यमान बराबर नहीं होता है उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब उसके बाद है इसका दूसरा होता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित, यहाँ पर आप यहाँ एक पॉइंट देके, नहीं ऊपर लिखा हुआ संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो बात वही हो जाएगा कि जिस रासायनिक समीकरण के अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान बराबर हो, अर्थात अभिकारक में जो जो तत्व है उनकी परमाणुओं की जितनी संख्या है उतना ही उत्पाद में भी होगा, तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर C+O2, तो यहाँ हो गया क्या, CO2। तो यहाँ कार्बन एक ठो है और ऑक्सीजन दो है, इधर भी कार्बन एक और ऑक्सीजन दो, तो इधर कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या पर अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में समान है, इसलिए ऐसे समीकरणों को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आप संतुलित और असंतुलित दोनों समझ गए। जिस रासायनिक समीकरण के अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है उसको असंतुलित कहते हैं, और जिसका बराबर होता है उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है। आप लोग जानते हैं या नहीं भी जानते हो तो जान लीजिए कि जब भी कोई भी रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं तो उसको संतुलित करके छोड़ते हैं। क्यों संतुलित करना क्यों जरूरी है, तो उसका यहीं से इसका प्रमाण यहीं से मिलेगा कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत की क्या है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत जो है रासायनिक संयोजन का एक नियम है या सिद्धांत है। यह स्पष्ट करता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने पर द्रव्यमान न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है, अर्थात अभिकारक का द्रव्यमान जितना होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी होगा। इसीलिए हम लोग समीकरणों को संतुलित करना पड़ता है। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वह सिद्धांत जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। इसीलिए हम लोगों को समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है। लेकिन यह समीकरण का बात हम बता दिए, सिर्फ आपको यहाँ इतना ही यहाँ पर
दिया गया है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। तो वह सिद्धांत जिसे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है, अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। इसी सिद्धांत को बोलते हैं क्या, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं क्या होती है। तो अभी आपको बताया गया कि यहाँ सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में कि रासायनिक अभिक्रिया के होने पर नया पदार्थ बनता है और उस पदार्थ के गुण क्या होता है, तो जिन पदार्थों से वह पदार्थ बना होता है उन पदार्थों के गुण से बिल्कुल अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपको बताया गया कि हाइड्रोजन जलने वाला, ऑक्सीजन जलाने वाला, लेकिन दोनों के बीच में अभिक्रिया होने से जो पदार्थ बना है उसका गुण है बुझाने वाला। हालांकि होना चाहिए क्या कि और भी तीव्र गति से जले, लेकिन ऐसा रासायनिक अभिक्रियाओं में नहीं होता है। जिन पदार्थों से जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण उसके विपरीत होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं से हम लोगों को कुछ सूचनाएं मिलती है। रासायनिक अभिक्रियाएं की सूचनाओं को उसके गुण कहते हैं या विशेषताएं कहते हैं। तो आपको वही नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा है, यहाँ बताया गया कि रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं क्या होती है। तो बहुत सारी विशेषताएं होती है जिसमें से प्रमुख विशेषताएं हम यहाँ आप लोगों को बता देते हैं कि रासायनिक, सबसे पहले कि यहाँ आप देखिए, यहाँ हाइड्रोजन ये गैस है, ये भी गैस है और ये जल है, यानी कि ये द्रव अवस्था में है। तो यहाँ इसका अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो हम लोग एक नंबर में कह सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं निम्न है, उसमें से एक नंबर में क्या, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। उसके बाद 2 नंबर में देखिए, ये गैस है दोनों, यहाँ जल है, तो यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर होगा वह इससे कम, या ऐसे भी दूसरे भी रासायनिक बहुत सारे अभिक्रियाएँ हैं कि जिसमें इधर तापमान अधिक होता है और इधर कम हो जाता है, इधर कम होता है उधर प्रोडक्ट में अधिक हो जाता है, यानी कि तापमान में वृद्धि भी होता है। जैसे एक एग्जाम्पल आप फील किए होंगे कि चूना जो है, चूना को जब जल में डाला जाता है, चूना ऐसे ठोस अवस्था में होता है, उसको जब हम लोग जल में डालते हैं तो वह बुदबुदाने लगता है कुछ देर के बाद, और वह जिस बर्तन में रखते हैं वह पूरा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। जबकि वो डालने से पहले वह एकदम क्या था, नॉर्मल तापमान था उसका। और जल तो आप जानते ही हैं कि उसका तापमान क्या होता है, सामान्य, यानी कि वह ठंडा होता है। तो जैसे उसका एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि CaO को क्या किस में डालते हैं, H2O में, जल में डालते हैं, तो ये बनता है क्या, जो गीला हो जाता है उसका रूप चूना का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी उत्पाद के साथ क्या बनता है, ऊष्मा, ठीक है। तो यहाँ तापमान इसका सामान्य था, इधर तापमान क्या हो गया, अधिक हो गया। तो कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के होने से तापमान में भी परिवर्तन होता है। तो तापमान लिख सकते हैं क्या, तापमान में परिवर्तन। ये वृद्धि भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ वृद्धि हुआ है, कहीं कमी भी होता है, तापमान में परिवर्तन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बहुत सारे अभिक्रियाओं के होने पर, जब अभिक्रियाएं होती है तो गैस उत्पन्न होता है, क्या, गैस उत्पन्न होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ है क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो बन जाएगा क्या, NaCl, और इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो जब अभिक्रियाओं के होने पर गैस का उत्सर्जन भी मेनली होता है। तो यहाँ का क्या लिख सकते हैं, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, ठीक है। अब 3 पॉइंट हो गया। चौथा में, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो प्रोडक्ट इधर जो है, जो प्रोडक्ट जो बनता है उसका जो कलर है वह कभी कभी अभिक्रियाओं में बदल भी सकता है या बदल भी जाता है। जैसे आपको आगे हम पढ़ेंगे कि जब यहाँ हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे के कील को डाला जाता है तो ये बनता है क्या, FeSO4।
Cu। तो इसका जो रंग है वह हल्का नीला होता है, जबकि FeSO4 का रंग जो है हल्का हरा होता है। तो जब ये अभिक्रिया होता है तो ई विलयन का जो रंग है वह बदल जाता है। कुछ प्रश्न में भी आपको मिलेगा कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका रंग क्या बताया, हल्का सा नीला, इसका हल्का सा हरा होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को होने के बाद पश्चात इस विलयन का रंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि रंग में परिवर्तन, यानी कि रंग में भी बदलाव होता है, रंग में परिवर्तन। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की ये विशेषता हो गया, गुण हो गया, या इसकी सूचनाएं हो गई कि हम लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, चाहे ये इसकी क्या विशेषताएं होती है या इसके गुण क्या होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के होने पर हम लोगों को निम्न सूचनाएं मिलती है। 1 नंबर अवस्था में परिवर्तन, 2 नंबर तापमान में परिवर्तन या वृद्धि, 3 नंबर में गैस का उत्सर्जन, और 4 नंबर में लिख सकते हैं रंग में परिवर्तन। ठीक है, तो इतना तक हम समझते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, आप लोगों को बाद में भी मिलेगा, या इसको आप इस पढ़ने के साथ साथ इसको आप लिखते भी जाइए। तो आगे क्या है हम लोगों को, संयोजन या संश्लेषण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अब आगे है। आगे क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आप रासायनिक अभिक्रिया जान गए, अभिकारक जान गए, प्रतिकारक, उत्पाद या प्रतिफल, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं या गुण या सूचनाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले यहाँ लिखा गया है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्या लिखा गया है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो संयोजन या संश्लेषण क्या होता है, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुण वाला एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा तो उस क्रिया को हम लोग कहेंगे क्या, संयोजन। यानी कि अभिकारक 2 या 2 से ज़्यादा होंगे और जो उत्पाद बनेगा वह सिर्फ एक होगा। जैसे यहाँ पर आप H2 और O2 दिए थे, वहाँ भी इसका संयोजन का हम लोग उसको संयोजन के तौर पर उसके उदाहरण को देख सकते हैं। H2 प्लस O2 क्या बना था, H2O। और भी दे सकते हैं क्या, C प्लस O2 क्या बनेगा, CO2। और भी दे सकते हैं इसका Mg प्लस O2 क्या बनेगा बताइए, MgO। क्या, MgO। CaO, चूना को जब आप कहाँ डालते हैं, जल में, तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, वह सब में दू को दिख रहा है, लेकिन सब में उत्पाद कय गो है, एक है। तो यहाँ अभिकारक 2 या 2 से ज़्यादा होगा और उत्पाद क्या होगा, एक होगा। तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। यानी कि इसका परिभाषा को आप कैसे लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण निम्न है, इसमें से 1 2 आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं वियोजन या अपघटन। तो इसके ही विपरीत होता है। इसके विपरीत क्या हो जाएगा, तो 2 या 2 से अधिक के बीच में क्रिया होने से एक बना है, तो विपरीत क्या हो जाएगा कि एक पदार्थ जो है वह क्रिया होने पर वह टूटकर 2 या 2 से अधिक बनेगा। हाँ, आपने सही सुना कि एक पदार्थ क्रिया होने पर वह 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वियोजन या अपघटन। तो आपको हम एग्जाम्पल इसका भी दिखाते हैं। इसका परिभाषा आप अपने से बता सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ क्रिया करके 2 या 2 से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम लोग देखे थे H2O, इसमें हम लोग यहाँ इसमें जब विद्युत धारा, क्या, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह H2 और O2 में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ ये हमारा द्रव है और ये दोनों गैसें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यह एक पदार्थ के टूटने से 2 पदार्थ बना है। और देखिए
CaCO3, इसको आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म किया जाएगा तो CaO और प्लस CO2 बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि एक पदार्थ अभिक्रिया होने पर दो या दो से दो यहाँ पदार्थ क्या नया नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन या वियोजन। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ क्रिया करके या क्रिया होने पर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ अभिक्रिया होने पर या अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। हम समझते हैं कि आपको परेशानी नहीं होगी। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक की तरफ है अब आगे बढ़ते हैं। विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, क्या विस्थापन और एकल विस्थापन। तो आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, वियोजन या विस्थापन या एकल विस्थापन। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहें, आप ध्यान लगाकर इसको देखिएगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये तो हम लोग आगे वाला टॉपिक देखते हैं, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो विस्थापन, जैसे आपको यहाँ रंग में परिवर्तन वाला जो समीकरण लिखे थे वह विस्थापन या एकल विस्थापन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि कोई जो तत्व है वह ज़्यादा क्रियाशील तत्व को उसके किसी भी विलयन से या यौगिक से उसको हटा देता है और उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। यानी कि कोई ज़्यादा क्रियाशील, जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, CuSO4 प्लस Fe, यानी कि कॉपर सल्फेट के यहाँ कॉपर सल्फेट, यहाँ एक थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो भी अभिकारक या उत्पाद होता है उसकी 4 अवस्थाएं होती है। क्या क्या अवस्था होता है, 4 अवस्था, जो थोड़ा सा हम मिस कर गए, आपको बता देना चाहिए था। कहाँ, अभिकारक और यहाँ उत्पाद के समय ही, कि अभिकारक या उत्पाद जो है वह 4 अवस्थाओं में होता है। वह यदि ठोस होगा, क्या होगा, ठोस होगा। यहाँ देख लीजिए, अभिकारक या उत्पाद क्या अवस्था में होता है, 4 अवस्था में। एक नंबर क्या, ठोस होगा, तो ठोस को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड। और इसका संकेत कोष्ठ में लिखा रहेगा, जैसे ये Fe है तो S लिखा रहेगा, क्या, S, ठीक है। अगर गैस होगा, गैस को कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो कोष्ठ में रहेगा छोटा g, ठीक। यदि वह द्रव होगा, क्या होगा, द्रव कहिए या तरल कहिए, द्रव अवस्था में हो तो उसको द्रव का होता है क्या, लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड। तो कोष्ठ में क्या मिलेगा आपको, L मिलेगा। और यदि वह घोल होगा, क्या होगा, घोल, किसी भी जैसे पदार्थ को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो जो घोल होगा उस घोल को हम लोग कहते हैं जलीय घोल, या सिर्फ घोल भी कह सकते हैं। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन, और इसको AQ से सूचित किया जाता है। तो आप जब भी बुक पढ़िएगा या कहीं भी, तो हो सकता है कि समीकरण में पदार्थों के बगल में कोष्ठ में इन संकेतों को भी लिखा गया हो, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वह पदार्थ जो है वह किस अवस्था में है। यदि वह ठोस होगा तो क्या होगा, S होगा। यहाँ पर जैसे ये CuSO4 का हम क्या बताएं कि इसके ये विलयन के रूप में है, तब विलयन है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं क्या, AQ। क्या लिखेंगे, AQ। हर जगह लिखना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब कहेगा लिखने के लिए तब एकदम अनिवार्य हो जाएगा। और ये Fe लोहे के कील को डाला जाएगा, तो कील क्या होता है, ठोस होता है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, S, ठीक है। जब अभिक्रिया होगा तो जो Fe है ये Cu के यहाँ से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, यानी कि यहाँ से इसको हटा देगा, भगा देगा, और उसका स्थान पर खुद जाके बैठ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा क्या, FeSO4, और Cu जो है इधर अलग हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। विस्थापन का मतलब है होता है एक जगह से दूसरे जगह चले जाना।
तो यहाँ पर इसमें भी हम लोग अवस्था के संकेत लिख सकते हैं। ये घोल बन गया तो बन गया क्या, लिखा जाएगा AQ, और Cu अलग हो गया तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ठोस। तो आप जान गए, इसको हमको यहीं पे बता देना चाहिए था लेकिन हम थोड़ा सा मिस कर गए। तो आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा कि अभिकारक या उत्पाद अर्थात पदार्थ जो है अभी रासायनिक अभिक्रियाओं में जिन अवस्थाओं में हो सकता है वह 4 अवस्था होता है, ठोस, गैस, द्रव और घोल। ठीक है, तो ठोस के लिए सॉलिड, गैस, लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन यानी कि S, G, L और AQ से इन अवस्थाओं को सूचित करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि विस्थापन या एकल विस्थापन क्या है। तो आपको बताएं कि ज़्यादा क्रियाशील जो तत्व है वह अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। यानी कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर उसके स्थान पर ग्रहण हो जाता है, या उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, या उसके स्थान पर खुद को स्थापित कर लेता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसको हम लोग विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuSO4, ठीक है, प्लस FeFeSO4 और Cu, यानी कि Fe जो है Cu को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया है। अगर इससे ज़्यादा क्रियाशील कोई तत्व इसके जगह पर, जैसे यहाँ FeSO4 है, तो इसका एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। FeSO4 किस अवस्था में लिखना जरूरी नहीं है, लिखेंगे तो बेहतर होगा, AQ। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये लोहे के कील था तो जिंक के टुकड़े को डालेंगे, तो जिंक का टुकड़ा का बात आ गया तो आप जान गए कि वह क्या है, सॉलिड है, ठोस है। लेकिन आप यह जानिए कि जो Zn है वह Fe से ज़्यादा क्रियाशील है, और Fe जो था वह Cu से ज़्यादा क्रियाशील था। तो शेर पर सावा शेर, यानी कि Cu को Fe विस्थापित कर दिया और उसका स्थान ग्रहण कर दिया, तो इससे जब ज़्यादा शक्तिशाली मिल गया तो वही हश्र इसके साथ भी होगा, और यह Fe को क्या करेगा, यहाँ से भगा देगा, यहाँ से इसको विस्थापित कर देगा और उसका स्थान पर खुद को स्थापित कर लेगा। यानी क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, और Fe इधर आ जाएगा। आप इसके लिए भी S और AQ यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए क्या, एकल विस्थापन तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, या उसको विस्थापित करके खुद को उसके स्थान पर स्थापित कर लेता है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह हमेशा एक यौगिक और तत्व के बीच में होता है। तो अब आगे हम देखते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो हम इसको मिटा देते हैं या अभी रहने देते हैं, इसके बाद मिटा दिया जाएगा। एकल विस्थापन आप जान गए। द्वि विस्थापन, तो द्वि विस्थापन में क्या होता है कि इसमें 2 यौगिक होगा और दोनों जो है आपस में जो उनके मूलक होंगे उसको आदान प्रदान करके 2 नया यौगिक बनाएगा। जैसे देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, और BaCl2 बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर ये दोनों के बीच में अभिक्रिया होने पर बनेगा क्या, तो BaSO4 क्या बनेगा, BaSO4 और NaCl क्या बनेगा, NaCl। तो आप देखिए इसका है SO4 जो है ना, इसको हम लोग मूलक कहते हैं, या Cl2 जो है इसको मूलक या आयन कहते हैं, मूलक या आयन। तो ये देखिए दोनों बदला बदली किया है, यानी कि Na के साथ क्या आ गया है, Cl आ गया है, यहाँ NaCl, और यहाँ Ba के साथ क्या आ गया है, SO4 आ गया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है, तो इसमें दोनों जो यौगिक है अपने मूलकों का क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, यानी कि ये उसको दे दिया और उसका अपने ले लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं आदान प्रदान। तो हम लोग कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों या मूलकों का आदान प्रदान करके 2 नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे द्वि विस्थापन
या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने मूलकों या आयनों का आदान प्रदान करके दो नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह हमेशा दो यौगिकों के बीच में होता है। क्या? दो यौगिकों के बीच में होता है। इसका समीकरण निम्न है। बहुत सारा समीकरण दिया जा सकता है, उसमें से एक यहाँ लिख दिए हैं, आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं और भी लिखने के लिए तो और भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इतना आप अगर चाहते हैं लिखना तो लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? अवक्षेपण। क्या देखेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण के लिए यहाँ जो ये हम लोग लिखे हैं 3rd नंबर। तो अवक्षेपण का मतलब क्या होता है? अवक्षेप से अवक्षेपण बना है। अवक्षेप का मतलब होता है अघुलनशील। अघुलनशील, अघुलनशील का मतलब हो गया क्या? कि जो घुलने वाला नहीं हो, जो नहीं घुलता हो। जैसे पानी में पत्थर को डाल दिया जाए, लकड़ी को डाल दिया जाए तो वह घुलेगा नहीं। तो लेकिन वह ऑलरेडी दूसरे पदार्थ के ऊपर से डाल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि वैसे पदार्थ जो हैं अभिक्रिया होने पर बनते हैं। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल दिया अघुलनशील पदार्थ के क्या होता है उसके लिए। लेकिन हाँ, यहाँ क्या है? अवक्षेप या अवक्षेप का मतलब क्या? अघुलनशील। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया के होने से कुछ ऐसा पदार्थ बने जो जल में घुलता नहीं हो, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से कोई अघुलनशील पदार्थ बनता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ है, जो BaSO4 है ना, यह अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? अवक्षेप। अवक्षेप, ठीक है, अवक्षेप BaSO4। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? अवक्षेपण का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। या यदि आप अलग से जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं और भी इस तरह की अभिक्रियाएं, तो आप यहाँ देख लीजिए अवक्षेपण का। और मैं उदाहरण आपको दिखा देता हूँ। AgNO3, इसका क्या पढ़ते हैं हम लोग? सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 प्लस NaCl। जब सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के बीच में अभिक्रिया होती है तो AgCl बनता है। क्या? AgCl क्या बनता है? AgCl। और Ag जो Cl है वह अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप, नहीं घुलने वाला पदार्थ है। तो यहाँ लिख दिया गया अवक्षेप। और क्या बनता है? तो यहाँ से यहाँ Na इस NO3 इसके आयन को ले लेगा और यहाँ बन जाएगा NaNO3। यानी कि जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और क्या सोडियम क्लोराइड के बीच में अभिक्रिया होता है तो AgCl सिल्वर क्लोराइड और क्या बनता है? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनता है। NaNO3 क्या? NaNO3। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? अवक्षेपण अभिक्रिया का। ऐसे द्विविस्थापन में भी इसको आप डाल सकते हैं। तो अवक्षेपण का दूगो या द्विविस्थापन का भी ये दोनों यूज हो सकता है। तो ये समीकरण हो गया। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक या दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एक अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाएगा। दो पदार्थ लिखना जरूरी नहीं है, इसे भी आप कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से कोई अवक्षेप अर्थात अघुलनशील पदार्थ बनता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल या समीकरण निम्न है, इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। हम तो कहेंगे कि आप पढ़ते जाइए, पहले एक बार इसको पूरा देखिए, सुनिए, समझ लीजिए। उसके बाद से नेक्स्ट बाद इसको पढ़ सुन के इसको समझकर और अपने से हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए। आप फील कीजिएगा कि जब लिखने के बाद आप 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन जो भी इसका परिभाषाएं होंगी लिखने के जस्ट बाद ही आपको वह याद हो जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।
आपको यदि बेहतर लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इसी तरह के और भी सभी चैप्टर्स को इसी तरह से मैं आप लोगों को फनी तरीक़ा से पढ़ाऊँगा। यहाँ अब आगे हम लोग देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या? उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण होता है कि इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभिक्रिया के प्रकार में यहाँ भी इसको थोड़ा सा पढ़ लेना यहाँ आवश्यक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया, यह अभिक्रिया जो है वह अम्ल और क्षार के बीच में होगा। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या है? क्षार है। दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होगा तो NaCl बनेगा और क्या बनेगा? H2O बनेगा। अगर आप चाहते हैं इसके अवस्था के संकेतों, अवस्था परिवर्तन को संकेत में लिखना, तो ये हो जाएगा AQ, ये भी हो जाएगा AQ, ये नमक बनता है तो ये S हो जाएगा और ये L हो जाएगा। ये बगल में यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ पर भी लिखा रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि उसकी किस अवस्था में है, या लिखने को कहेगा तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, क्या आपको बता रहे थे मैं? उदासीनीकरण। तो यहाँ क्या है? अम्ल है, यहाँ क्या है? क्षार है। दोनों के बीच में अभिक्रिया होने पर क्या बना है? लवण बना है और जल बना है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण ही क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देता है, उदासीन कर देता है, यानी कि न इधर अम्ले का गुण रहता है और न क्षार का ही गुण रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसके परिभाषा को आप लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। ऑक्सीकरण, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का कमी होता है किसी भी पदार्थ या तत्व के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोला गया आपसे कि वह रासायनिक अभिक्रिया या जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग हो या उसमें से हाइड्रोजन की कमी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का कमी हो। जैसे ऑक्सीजन का योग वाला बहुत सारा आप पहले से पढ़ चुके हैं, C+O2 क्या बनेगा? CO2, इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ, ठीक है। तो यह हो गया क्या? ऑक्सीकरण। अभी एक और क्या बताए? हाइड्रोजन का कमी हो। क्या हो? हाइड्रोजन का कमी हो। तो यहाँ आप लिख दीजिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या, और इसके बीच में अभिक्रिया कराइए, यहाँ लिखिए क्या? आयोडीन। दोनों के बीच में जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो HI और S बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये सल्फर है वह अलग हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर H2S में हाइड्रोजन सल्फाइड में S के साथ क्या था? H था, लेकिन यहाँ उत्पाद में देखिए S क्या है? अकेले, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन का कमी हो गया है। तो हम यहाँ ये दोनों जो है ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का कमी या ऑक्सीजन का योग हो, तो उसको ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल निम्न है। उसके बाद है, ये ऑक्सीकरण तो हो गया, वहाँ लिखा गया है अवकरण अभिक्रिया। इसको यह उपचयन है, उसको अपचयन बोलते हैं, ठीक। अंग्रेजी में इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग का है 16 नंबर, क्या? अवकरण। तो आप बता सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का क्या हो? कमी हो, ऑक्सीजन का कमी हो, और हाइड्रोजन का योग हो। उसके विपरीत, उसका उल्टा है, किसके? इसके। इसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का कमी होता था, उसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन का योग होगा। तो आप कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन का योग हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। यानी फिर से आप सुन लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का कमी या हाइड्रोजन का योग हो, तो उसको बोलेंगे क्या? अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। जैसे क्या बोले? हाइड्रोजन का योग हो H2, यहाँ आयोडीन के बीच में अभिक्रिया कराइए, ये बनता है
HI हाइड्रोजन आयोडाइड संतुलित करने के लिए 2 से हम संतुलित करने का भी आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझा देंगे। आप किसी भी प्रकार के रासायनिक समीकरणों को एकदम चुटकी में उसको संतुलित कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ देखिए हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में अभिक्रिया हुआ तो क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि यहाँ आयोडीन के साथ हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो क्या बताया गया कि जिसमें हाइड्रोजन का योग हो तो क्या बोला जाएगा, अवकरण, या क्या हो, ऑक्सीजन की कमी हो। देखिए CuO यहाँ H2 के साथ इसका अभिक्रिया कराया जाएगा तो ये हो जाता है H2O अब प्लस Cu अलग। बताइए यहाँ CuO इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है नहीं है, इसमें से ऑक्सीजन का क्या हो गया, कमी हो गया। तो यह भी किसका उदाहरण हो जाएगा, अवकरण का। इसमें से कोई एक भी दे सकते हैं। यदि कहा जाए कि हाइड्रोजन के आधार पर इसको परिभाषित करें तो हाइड्रोजन वाला समीकरण लिख देंगे। कहा जाए कि ऑक्सीजन के आधार पर इसको परिभाषित करें, ऑक्सीकरण और अवकरण को, तो ऑक्सीजन वाला हम लोग समीकरण को दर्शा देंगे। ठीक है, हम समझते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा ढंग से इसको समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या, रेडॉक्स। क्या देखते हैं, रेडॉक्स। इसको जिसको आप लोगों को लिख लेना चाहिए भी तो आप इसको लिख लीजिए, फिर इसको हम मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या, रेडॉक्स। तो आप समझिए कि इसको ऑलरेडी पढ़ लिए। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है तो उसको बोला जाता है क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप लिख लीजिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम इन तरह से समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ CuO कॉपर ऑक्साइड और H2 के बीच में अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ H2O और Cu यहाँ चला गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या है, जल है, सॉरी ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग हुआ, तो जब योग हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण। और यहाँ देखिए यहाँ CuO है, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ केवल Cu है। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ है, ये इसमें से ऑक्सीजन का कमी हुआ है। तो जिसमें ऑक्सीजन का कमी होता है उसको क्या बोलते हैं, अवकरण। क्या, अवकरण। तो आप लिख लीजिएगा इसको, एक समीकरण को उदाहरण के तौर पर इसको बोल सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी उन अभिक्रियाओं को कहा जाता है जिनके होने से ऊष्मा उत्पन्न हो। जिनके होने से क्या उत्पन्न हो, ऊष्मा। तो कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से ऊष्मा उत्पन्न होता है, मुक्त होता है या उत्सर्जित होता है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2, किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो यहाँ आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और इसके साथ क्या उत्पन्न होगा, ऊष्मा। आपने चूना को, काली चूना को जल में डाला था H2O में, क्या बना था, CaOH का होल ट्वाइस इसके साथ ऊष्मा। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया के होने से ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इसका उदाहरण निम्न है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करके पूरा होती है, यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है वह ऊष्मा प्राप्त करने पर ही वह अभिक्रिया होती है, तो उसको बोला जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसको आप परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करके पूरा होती है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आपने जो भी यहाँ जिस पर भी ऊष्मा लिखा हुआ हो या गर्म लिखा गया हो या हीट लिखा गया हो या इस तरह का संकेत लिखा गया हो तो सब का सब किसके उदाहरण हो जाएंगे, ऊष्माशोषी के। क्योंकि इसका मतलब होता है कि इसको गर्म करना। जैसे CaCO3 को क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, इसको ऊष्मा दिया जाएगा तब ही यह अभिक्रिया होगा। तो बनेगा क्या, CaO+CO2। तो यह हो गया किसके एग्जाम्पल हो गए, ऊष्माशोषी के।
तो आप बता दीजिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा के अवशोषण का मतलब कि वह ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने पर ही वह अभिक्रिया घटित होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण। तो हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के जो भी रासायनिक परिवर्तन होता है वह सभी के सभी रासायनिक अभिक्रिया है। पदार्थों की अवस्था में दो तरीके के परिवर्तन होता है, एक भौतिक होता है और एक रासायनिक होता है। इसको पूरा डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो रासायनिक जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ उदाहरण हम आपको बता देते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, यह रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा दूध से दही का बनना। कागज का जलना, हमारे शरीर के अंदर भोजन के जो पाचन होता है वह भी रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक, तो रासायनिक तो भोजन का पाचन, दूध से दही का बनना, कागज का जलना या लोहे पर जंग का लगना, यानी कि इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो ये सभी क्या हैं, हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। तो लिख सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं के बहुत सारे उदाहरण हैं, जिनमें से कुछ निम्न है। नंबर 1 भोजन का पाचन, ठीक। नंबर 2 लोहे पर जंग का लगना। नंबर 3 कागज का जलना या किसी भी पदार्थ का किसी जलना, ठीक है, कागज का जलना। और भी हो जाएगा इस तरह के, भोजन का दुर्गंधित होना भी। इस तरह के सारे जो उदाहरण हैं वह रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हो गए। तो ये 20 महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए, इसको आप बार बार पढ़िए और इसको लिख लीजिए। फिर अब यहाँ से हम लोग, ये आपका बेस तैयार हो गया, यहाँ से अब हम लोग शुरू करते हैं बुक को। यह हमारा प्रयास रहेगा कि एक ही वीडियो में ये पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया जाए। इसको जिन भी विद्यार्थियों को इसको लिखना है आप इसको लिख लीजिए। फिर अब हम लोग किताब के प्रश्नों को देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए जो लिखना है। तो बच्चों, हम लोग पाठ के प्रश्नों को, जो किताब के अभ्यास को हो चाहे अब पाठ के अंदर का हो, सारे प्रश्नों को बहुत ही फनी तरीके से देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखेंगे कि 1 मिनट। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। आप जानते हैं कि मैग्नीशियम एक धातु है और ये बहुत क्रियाशील होता है। जब इसको खुले में रख देते हैं तो यह वायु में उपस्थित जो नमी है ऑक्सीजन, उससे क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बनाता है और यह रिबन पर ऊपर से जम जाता है, जिसके कारण जब इसको जलाया जाता है तो ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से रिबन का पूर्ण दहन नहीं होता है। इसलिए रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से इस पर बैठे जो MgO का परत है उसको साफ कर दिया जाता है, जिससे जलाने पर पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है और रिबन का पूर्ण दहन होता है। तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर आप लिखिएगा कि मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। यह वायु में उपस्थित O2 से क्रिया करके MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बनाता है, जो परत के रूप में रिबन पर जम जाता है। इसी परत को रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से साफ किया जाता है ताकि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने से रिबन का पूर्ण दहन हो सके। एक बार फिर से सुन लीजिए कि मैग्नीशियम क्या है, तो एक क्रियाशील धातु है Mg। यह O2 से क्रिया करके क्या बनाता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो परत के रूप में रिबन पर जम जाता है। तो लिखिएगा आप कैसे कि मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड या MgO बनाता है, जो परत के रूप में रिबन पर जम जाता है। रिबन को जलाने से पहले इसी परत को रेगमाल से साफ किया जाता है ताकि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने से रिबन का पूर्ण दहन हो सके। इसीलिए चाहे यही कारण है कि रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। एक बार फिर से, मैग्नीशियम एक अभिक्रियाशील धातु है। यह O2 से क्रिया करके MgO बनाता है। यह परत के रूप में रिबन पर जम जाता है। इसी परत को रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति हो सके। ऐसा होने से रिबन का पूर्ण दहन हो पाता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि मैग्नीशियम एक अभिक्रियाशील धातु है। यह ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो परत के रूप में रिबन पर जम जाता है।
इसी परत को रिबन को जलाने से पहले रेगमाल यानी कि सदेश पत्ता से साफ किया जाता है, ताकि ऑक्सीजन के पर्याप्त आपूर्ति होने से रिबन का पूर्ण दहन हो सके। इसके लिए अब समीकरण इस प्रकार से होगा, इसको आप लिख लीजिएगा। ऐसे इसका आंसर बहुत ही अच्छा ढंग से आप लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम एक अभिक्रियाशील धातु है। यह वायु में उपस्थित O2 से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो परत के रूप में रिबन पर जम जाता है और यह ऑक्सीजन का आपूर्ति को बाधित करता है। इसलिए रिबन को जलाने से पहले इस परत को रेगमाल से साफ कर दिया जाता है, जिससे पर्याप्त O2 की आपूर्ति होने से रिबन का पूर्ण दहन हो पाता है। इसके लिए निम्न अभिक्रिया इस अभिक्रिया के लिए निम्न समीकरण है, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बात, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखें। किसी पदार्थ, आप जानते हैं कि किसी पदार्थ X के विलयन, किसके विलयन का उपयोग हम लोग दीवारों को सफेदी करने के लिए करते हैं? चूना का। उसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना बोलते हैं। तो एक नंबर में हो जाएगा, कहता है कि पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखें। तो कहता है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो हम लिख सकते हैं कि किसी वह पदार्थ X जिसका विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, एक उसका नाम तथा सूत्र निम्न है। एक नंबर में ऐसे उस पदार्थ X का नाम कली चूना, क्या? कली चूना, ये साधारण नाम है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना तथा सूत्र CaO है। सूत्र क्या है? CaO है। तो आप कह सकते हैं कि उस पदार्थ X का नाम कली चूना तथा सूत्र CaO है। कली चूना साधारण नाम, कॉमन नाम हो गया, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब 2 नंबर में कहा था कि ऊपर 1 में लिखिए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। यानी कि जब हम लोग जल में इसको डालते हैं, किसको? CaO को जल में, तो क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस बनता है, और इसके साथ क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा। तो अब 2 नंबर में लिखिएगा कि ऊपर पदार्थ X का जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण निम्न है। यह पदार्थ X अर्थात जब कली चूना को जल में डाला जाता है तो यह बुझा हुआ चूना बनता है, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इस अभिक्रिया के लिए निम्न प्रकार से समीकरण लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि कार्य किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। एक नंबर में पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखें। तो लिखेंगे कि वह पदार्थ X जिसके विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, उस पदार्थ, एक नंबर में उस पदार्थ का नाम अर्थात X का नाम कली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड तथा सूत्र CaO होता है। 2 नंबर कह रहा है कि ऊपर 1 में लिखिए पदार्थ X के विलयन X की जल के साथ। तो जब पदार्थ X अर्थात कली चूना को या कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला जाता है तो यह बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया के समीकरण निम्न है, इस समीकरण को लिख लेंगे। तो इसका आंसर बहुत ही अच्छा तैयार हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 23 नंबर में यहाँ कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसको हम थोड़ा देर पहले भी आपको बताए थे कि इसके बारे में, कि जब कह रहा है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, किस में डाला जाता है? कॉपर सल्फेट में, CuSO4। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। इसमें क्या डालते हैं? इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या? AQ। तो इसमें क्या डालते हैं हम लोग? लोहे के कील को। तो क्या बनता है? लोहे के कील क्या होगा? ठोस होगा। बनेगा क्या? FeSO4 का विलयन, और यहाँ कॉपर विस्थापित हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ देखिए, इसका रंग जो है वह हल्का सा नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है कॉपर का। और इसका जो रंग है वह हरा होता है। क्या होगा? हरा होगा। तो बताइए, जब विलयन क्या हो, कॉपर सल्फेट हो, तो उसका रंग हल्का नीला होगा। लेकिन जब वह विलयन कॉपर सल्फेट रहबे नहीं किया, वह हो गया आयरन सल्फेट, तो आयरन सल्फेट का जो रंग होगा उस रंग का विलयन हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा जो है वह कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट का घोल बनाता है, जिसका रंग हल्का हरा होता है, जबकि कॉपर सल्फेट का रंग हल्का नीला होता है। तो आयरन सल्फेट बनने के कारण ही विलयन का रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण ही विलयन का रंग बदल जाता है। यही कारण है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि
लोहा जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। जब इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो यह कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बनाता है, जिसका रंग हल्का हरा होता है, जबकि कॉपर सल्फेट का रंग हल्का सा नीला होता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण ही विलयन का रंग बदल जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि लोहा कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, अतः जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो यह कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बनाता है, जिसका रंग हल्का हरा होता है, जबकि कॉपर सल्फेट का विलयन रंग हल्का नीला होता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण ही विलयन का रंग बदल जाता है। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण निम्न है, इस समीकरण को आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आपको बता दिया गया कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण पूछ रहा है तो इतना हो गया। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जांपल में दिया गया था C+O2 बना था CO2, तो ये हो गया हमारा क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल। अब कह रहा है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। इसीलिए समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। फिर से एक बार पूरा समझा देता हूँ, अच्छा से इसको समझ के आप लोग लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर देंगे, लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। इसीलिए समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। आगे कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया बहुत डिटेल से मैंने अभी थोड़ा देर पहले इसी वीडियो में पढ़ाए हैं, उसी से हो जाएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, तथा जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग पहले लिखे हुए थे, उसी से काम चल जाएगा। उसके बाद है उन वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के नहीं, उसके ऊपर है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। श्वसन, जब हम लोग श्वसन यानी कि हमारे शरीर के अंदर श्वसन की जो क्रिया है वह किस प्रकार की है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है, तापमान है। तापमान कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसी श्वसन अभिक्रिया से होता है। क्यों, कैसे होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए इसको ध्यानपूर्वक आप लोग इसको समझिए। मैं यहाँ से इसको मिटाता हूँ, उसके बाद आपको मैं यहाँ अच्छे ढंग से इसको समझाता हूँ। श्वसन क्या है। आप श्वसन की क्रिया साधारण तौर पर आप कह सकते हैं कि सांस आप जो लेते हैं और छोड़ते हैं इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। यह जो है, अब ये इतना सिंपल नहीं है लेकिन कॉमन तौर पर इसको बोल सकते हैं, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या बोलेंगे, श्वसन बोलेंगे। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फुफ्फुस फेफड़ा में जाता है और वहाँ से हमारे हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर वह कहाँ चला जाता है, वह चला जाता है हमारे कोशिकाओं में। और हम जो भोजन किए रहते हैं उस भोजन के पचने पर ब्लड जो है भोजन के जो भी वह ग्लूकोज है उसको ऑब्जर्व करके कोशिकाओं में ले जाकर पहुँचाया रहता है। और जब श्वसन के माध्यम से वहाँ ऑक्सीजन पहुँचता है तो ऑक्सीजन के साथ संयोग होने पर यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया होने से हमारे कोशिकाओं में ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होता है। यानी कि जब आप भोजन करते हैं तो उससे हमारे पाचन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है हमारे कोशिकाओं को, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। और क्या करते हैं आप जो है वह जल ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं शरीर के अंदर, यानी कि भोजन से ये प्राप्त हुआ, पानी पिए से ये हुआ, श्वसन से आपके शरीर में क्या चला गया, ऑक्सीजन। अब यहाँ से अब फिर जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या आता है, सांस छोड़ते हैं तो CO2, ठीक। और जो है वह पसीना हो या मूत्र हो इसके माध्यम से
H2O, CO2 और H2O का हमारे शरीर से उत्सर्जन होता है और इसके साथ क्या उत्पन्न होता है यहाँ पर, ऊष्मा। क्या, ऊष्मा। ठीक है, तो इसी को, यह हमारा क्या हो गया, हमारे शरीर के अंदर होने वाली ये अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। तो हमारे लिखेंगे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं, तो कहते लिखेंगे कि सांस लेने से, चाहे श्वसन से ऑक्सीजन फुफ्फुस में पहुंचता है और वह ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा यानी कि रक्त के द्वारा कोशिकाओं में जाता है, जो भोजन से प्राप्त, जहाँ पर भोजन से प्राप्त ग्लूकोज का O2 के उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होता है और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ही श्वसन को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। किसी भी प्रकार का क्रिया हो, यदि उससे ऊष्मा उत्पन्न होता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आप समझ गए कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो लिखेंगे कि सांस, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं में पहुंचता है, ठीक, और जहाँ पर भोजन से प्राप्त ग्लूकोज का ऑक्सीजन के उपस्थिति में कौन सा क्रिया होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होता है और ऑक्सीकरण की क्रिया होने से हमारे कोशिकाओं में ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ही श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि हमारे भोजन से क्या प्राप्त हुआ, ग्लूकोज प्राप्त हुआ, श्वसन से क्या प्राप्त हुआ, ऑक्सीजन। ये दोनों कहाँ गया, कोशिकाओं में। ये दोनों ग्लूकोज और ऑक्सीजन का कोशिकाओं में क्या होता है, तो उपचयन की क्रिया यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और ऑक्सीकरण की क्रिया होने से क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा, और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ही श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप अपने भाषा में लिखिए कि हमारे भोजन से कोशिकाओं में ग्लूकोज प्राप्त होता है और श्वसन के फलस्वरूप कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिससे हमारी कोशिकाओं में ऊष्मा उत्पन्न होता है और इसी ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हमारे शरीर में निम्न प्रकार की अभिक्रिया होती है और ये हम समीकरण लिख देंगे। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम लोग 6 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी 6 से कर देंगे, यहाँ 6 से कर देंगे और यहाँ 12 से कर देंगे। ये क्यों इतना से कर दिए, अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए। आगे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पर समीकरणों को संतुलित करना आपको बहुत ही इजी वे में सिखा देंगे। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, आप समझ गए कि हम जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे हमको हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वह पाचित होने के बाद उससे हमको क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है और यह रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है। जब कोशिकाओं में श्वसन के फलस्वरूप ऑक्सीजन पहुंचता है तो O2 की उपस्थिति में वहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और ऑक्सीकरण की क्रिया होने से ऊष्मा उत्पन्न होता है और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ही श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके आंसर को आप अपने जो बता दिया गया इसको 2-3 बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर से लिख लीजिएगा। एक बार पुनः फिर बता देता हूँ कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन से हमको हमारे कोशिकाओं में ग्लूकोज प्राप्त होता है और श्वसन के फलस्वरूप जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होता है और इसी ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हमारे शरीर में निम्न प्रकार की अभिक्रियाएँ होती है, जिसका समीकरण निम्न है, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन दोनों को अभी थोड़ा देर पहले हम वीडियो में एक्सप्लेन करके बताए हैं कि वियोजन अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि संयोजन, तो लिखिएगा कि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ के टूटने पर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया, पैराग्राफ चेंज करके, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। इस प्रकार से वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है और दोनों का हम एग्जाम्पल दे देंगे। संयोजन में आप इसे दे सकते हैं क्या, C+O2 CO2 हो गया। पहले वियोजन कर दीजिएगा, चूँकि वियोजन पहले कह रहा है तो आप CaCO3 को यहाँ लिख देंगे क्या, ऊष्मा, तो यहाँ CaO प्लस CO2, ये हो गया वियोजन का। और संयोजन का आप H2+O2 CO2 C+O2 कुछ भी लिख सकते हैं, H2O, ठीक है।
तो ये दोनों का तो लिखिएगा कि वियोजन अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करता है। पैराग्राफ चेंज करके, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। इस प्रकार से वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है और इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण निम्न है। दोनों लिख लीजिएगा, इसका बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के क्या अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। तो विस्थापन आपको बता दिया गया है कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। जैसे आपको बताया गया था क्या कि Fe जो है जब CuSO4 के विलयन में डाला जाता है तो बना देता है क्या FeSO4 प्लस Cu को विस्थापित कर देता है। तो यानी कि Fe को विस्थापित करके FeSO4 बना दिया। यह अभिक्रिया तत्व और यौगिक के बीच में होता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों या मूलकों का आदान प्रदान करके दो नए पदार्थ का निर्माण करता है और यह अभिक्रिया हमेशा दो यौगिकों के बीच में होता है। जैसे आपको बताया गया था Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, तब बना था क्या BaSO4 और प्लस NaCl। ठीक है, इसको संतुलित करने के लिए हम दो से यहाँ गुना कर दिए। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया एकल विस्थापन। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, द्विविस्थापन एवं विस्थापन या एकल विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इनके समीकरण लिखें। तो आप लिख लीजिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व जो है अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यह अभिक्रिया हमेशा एक तत्व और एक यौगिक के बीच में होता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों या मूलकों का आदान प्रदान करके दो नए पदार्थ का निर्माण करता है और यह अभिक्रिया हमेशा दो यौगिकों के बीच में होता है। इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए समीकरण निम्न है और दोनों समीकरण को लिख लेंगे, हमारा पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आगे उसके बाद हम लोग समझते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो अवक्षेपण को हमें एक्सप्लेन कर दें, चूँकि यहाँ सिर्फ इसलिए लिख दिए हैं कि यह हमारे पुस्तक में यहाँ दिया हुआ ये सारे प्रश्न जो है पुस्तक में दिया हुआ इसलिए लिखे हुए हैं। तो आप जो पहले लिखे हैं अवक्षेपण अभिक्रिया व रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अघुलनशील अर्थात अवक्षेप पदार्थ का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसी परिभाषा से इसका काम चल जाएगा। उसका उदाहरण वहाँ पर दिया गया था, या इसका उदाहरण आप इसको भी दे सकते हैं, हाँ ये अवक्षेप ही होता है। उसके बाद कह रहा है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें। तो ऑक्सीजन के योग पर किसको व्याख्या करना है, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण को। तो ऑक्सीजन तो C+O2 ये ऑक्सीजन का योग हो रहा है यहाँ पर। तो CO2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ, योग हुआ। अब एक कह रहा है कि ऑक्सीजन के किस पर, ह्रास पर, अपचयन। चूंकि जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसको उपचयन कहेंगे। तो कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग होता है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण निम्न है। बी में कह रहा है कि अपचयन यानी कि अवकरण को ऑक्सीजन का ह्रास पर। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का कमी होता है उसे क्या कहते हैं, अवकरण या अपचयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल CuO+H2 दिखा देंगे और ये हो जाएगा क्या Cu+H2। यहाँ पर आप देखिए इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका क्या हो गया, अवकरण हो गया। ठीक है, तो आपको इतना जो क्वेश्चन है, यानी कि अभी तक आपने 30 प्रश्नों को जो सारे के सारे क्या है वह बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी लॉन्ग प्रश्न है, प्रश्न उत्तर, उसको आप एक ही वीडियो में अभी तक इतना पढ़ लिए हैं। और 2-4 प्रश्न और है जिसको हम इसी में ये 31 नंबर प्रश्न 31 नंबर पर हो जाएगा, 31 नंबर पर कि उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण दें जिसमें ऊर्जा जो है एक बार ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। ये आपका ये किताब का ही क्वेश्चन है। तो आप इस जितना यहाँ दिया गया हो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। फिर जो 2-4 प्रश्न जो बचे हैं उसको हम अभी इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं, जिससे यह चैप्टर पूरा तरह से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए। तो बच्चों जो प्रश्न बच गए थे उनको भी अब यहाँ हम नोट कर लिए हैं। कह रहा है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखें जिसमें ऊर्जा जो है वह ऊष्मा, विद्युत एवं प्रकाश के रूप में प्रदान की जाती है। हो सकता है कि यहाँ जो ऊर्जा जो है वह ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश आगे पीछे भी हो सकता है कि विद्युत, ऊष्मा और प्रकाश, या प्रकाश, विद्युत और ऊष्मा के रूप में प्रदान
की जाती है। यानी कि वैसे वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखना है, जो वियोजन जो है एक बार प्रकाश से होता हो, एक बार विद्युत से होता हो, और एक बार किससे होता हो, एक बार ऊष्मा से होता हो। तो हम लिखेंगे कि उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण का उदाहरण निम्न है, जिसमें ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। इसका एक नंबर हमारा हो जाएगा किस, एक वियोजन, पहला वियोजन किससे होना चाहिए, ऊष्मा से। तो CaCO3 यहाँ लिख लेंगे क्या, ऊष्मा, CaO और प्लस CO2, यानी कि यह वियोजन की जो अभिक्रिया है वह किसके द्वारा कराई गई, ऊष्मा के द्वारा। तो लिख सकते हैं कि जब CO3 को गर्म करते हैं या ऊष्मा देते हैं तब इसके वियोजन होने से CaO प्लस CO2 बनता है। 2 नंबर कह रहा है कि किसके द्वारा वियोजन की घटना हो, क्रिया हो, तो विद्युत के द्वारा। तो आप जानते हैं कि H2O में जब विद्युत धारा प्रदान की जाती है तो ये बन जाता है H2 प्लस O2। तो यह वियोजन की जो अभिक्रिया है वह किसके द्वारा कराई गई, तो विद्युत के द्वारा। उसके बाद कह रहा है कि एक बार ऊर्जा जो किस रूप में दिया जाए, प्रकाश के रूप में, प्रकाश के रूप में। तो जब सिल्वर क्लोराइड को AgCl को सनलाइट में, सूर्य प्रकाश में जब रखते हैं तो यह Ag और Cl2 में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। इसको संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ 2 से गुना कर देंगे, 2 से, यहाँ चूँकि Cl 2 है तो 2 करने के लिए Ag भी 2 हो गया, 2 से इधर भी कर दिए, हो गया। इसको संतुलित करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन को 2 से करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ 2 से कर देंगे। हम यहाँ समीकरणों को संतुलित करने से के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी प्रकार के समीकरण को बहुत ही ईजी वे में संतुलित कर पाइएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण निम्न है, जिसमें ऊर्जा जो है ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश के रूप में प्रदान की जाती है। 1 नंबर, इतना लिखने के बाद 1 नंबर में लिखेंगे जब CaCO3 को गर्म करते हैं तब इसका वियोजन होने से CaO और CO2 बनता है। जैसे 2 नंबर में जब H2O में यानी कि जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब इसका वियोजन होने से H2 और O2 बनता है। जैसे 3 नंबर में जब AgCl को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तब इसका वियोजन होने से Ag और Cl बनता है। जैसे इस तरह से आप लिख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तु, तो आप जानते हैं कि लोहा एक क्रियाशील धातु है। जब इसको हम खुला में रख देते हैं तो जो वायु में नमी है यानी कि जो जलवाष्प है उसको क्या करता है, अवशोषित करके, और उस पर भूरे रंग का एक पदार्थ बनने लगता है जिसको हम लोग जंग कहते हैं। क्या, जंग। इससे वस्तु की गुणवत्ता क्या होती है, में कमी होने लगती है और वस्तु कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे वह खत्म हो जाता है। इसलिए लोहे का वस्तु संक्षारित नहीं हो, अर्थात उस पर जंग नहीं लगे, इसके लिए उसको पेंट कर दिया जाता है। पेंट जब कर देते हैं तो मान लीजिए कि यह वस्तु हो गया, इस पर जब पेंट कर दिया जाएगा तो वस्तु और ऑक्सीजन और वायुमंडल के बीच में वह पेंट एक लेयर बना देता है, जिससे उसका संपर्क हो जाता है, टूट जाता है और वस्तु में संक्षारण की घटना नहीं होती है। तो आप लिखिएगा कि लोहा एक क्रियाशील धातु है। जब इसको हम लोग खुले में रख देते हैं तो यह वायु में उपस्थित नमी से क्रिया करके संक्षारित होने लगता है, अर्थात उस पर जंग लगने लगता है, जिससे उसके गुण में ख़राश होने लगती है। इसलिए वस्तु में संक्षारण न हो, अर्थात वस्तु पर जंग नहीं लगे, इसके लिए लोहे की वस्तु को पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो लोहा क्रियाशील धातु है। यह वायु में उपस्थित नमी से क्रिया करता है, जिससे इस पर जंग लगने लगता है और इससे उसकी गुणवत्ता में कमी होने लगती है। अतः जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को क्या करते हैं, पेंट करते हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं। पेंट करने से जंग क्यों नहीं लगता है, तो जब पेंट कर देते हैं तो वह वायुमंडल और वस्तु के बीच का संपर्क क्या होता है, टूट जाता है, क्योंकि बीच में पेंट का एक लेयर हो जाता है और वस्तु में जंग नहीं लगता है, जिससे वस्तु बहुत अधिक दिनों तक उसी का मजबूत रहता है और ठीक से रहता है। तो आप लिख लीजिएगा कि लोहा एक क्रियाशील धातु है। यह वायु में उपस्थित नमी से क्रिया करके संक्षारित होने लगती है, अर्थात उस पर जंग लग जाता है, जिससे उसके गुण में कमी होने लगती है। अतः संक्षारण से अर्थात जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को पेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है संक्षारण क्या है। तो धातुएं जो है नमी से या अन्य गैसों से, आर्द्रता से या जल के संपर्क में आने पर वह कुछ बेकार पदार्थों का निर्माण करने लगती है, जिससे उसके गुण जो है वो धीरे धीरे घटने लगता है और वह वस्तु खराब हो जाती है।
तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण क्या लिखा जाएगा कि धातुएं वह नमी या आर्द्रता या जल या अन्य गैसों से क्रिया करके कुछ बेकार पदार्थों का निर्माण करने लगती है, जिससे उसके गुण में कमी होने लगती है। इसी घटना को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कुछ उदाहरण निम्न है। एक नंबर इतना लिखने के बाद एक नंबर में लिख लीजिएगा कि लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, ठीक, वह संक्षारण। आप देखते हैं कि हमारे घरों में जो जेवर खरीद के आता है, जो खास करके चांदी का जो जेवर होता है, वह शुरू में एकदम वाइट चमकता है, लेकिन वह कुछ दिनों के बाद, जैसे कोई भी जेवर हो गया, वह गहना, वह कुछ दिनों के बाद उस पर काली परत बैठने लगती है, उसकी चमक घटने लगता है। तो काली जो परत है वो अभी क्या है, संक्षारण। तो चांदी का संक्षारण कैसे होता है, चांदी पर काली परत का बनना, ये क्या हो गया, संक्षारण हो गया, ठीक है। जो कॉपर होता है, कॉपर, तांबा, इस पर हरा परत बनता है, क्या बनता है, हरा परत। ये सब किसके उदाहरण हो गए, संक्षारण का। तो संक्षारण क्या तो कह सकते हैं कि धातुएं क्रियाशील होती है, यह वायु में उपस्थित नमी या जल या आर्द्रता या अन्य गैसों के साथ क्रिया करके कुछ बेकार पदार्थों का निर्माण करने लगती है, जिससे धातुओं के गुणों में ह्रास होने लगती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्न है, लोहे पर जंग का लगना, चांदी पर काली परत का बनना, कॉपर पर या तांबा पर हरा परत का बनना, ये सभी संक्षारण है। दूसरा है विकृत गंधिता क्या है, विकृत गंधिता क्या है। तो तेल और वसा वाले पदार्थ जो है, जब उसको हम खुले में रखते हैं तो ऑक्सीजन में, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ में ऑक्सीकरण की क्रिया होने लगती है, और ऑक्सीकरण की क्रिया होने से वह जो खाद्य पदार्थ होता है वह नष्ट हो जाता है, उसके जो गंध होते हैं वह बदल जाते हैं और वह खाने योग्य नहीं रह पाता है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्या, विकृत गंधिता। तो क्या बोला, विकृत गंधिता क्या है, तो आप बता सकते हैं कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया होने से इसके गंध और स्वाद बदल जाते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहते हैं, अर्थात वह नष्ट हो जाते हैं। इसी घटना को बोला जाता है विकृत गंधिता, ठीक। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। तो किस प्रकार के पदार्थ, तेल और वसा वाले। तो तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थ O2 की उपस्थिति में उपचयन की क्रिया या ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं, जिससे उसकी गंध और स्वाद बदल जाता है और ये खाद्य पदार्थ वह हानिकारक हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। फिर से एक बार, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों में O2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया होने से उन पदार्थों का स्वाद और गंध दोनों चेंज हो जाता है और ऐसे खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रह पाते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। 35 नंबर में नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि चिप्स के पैकेटों में वहाँ नाइट्रोजन गैस क्यों प्रभावित होता है। तो तेल, चिप्स के जो भी चिप्स के अंदर जो पदार्थ भरा होता है वह तैलीय होता है, यानी कि वह तेल में बना होता है। तो आप लिख सकते हैं हम लोग कि चिप्स के अंदर जो तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ होता है, यह जो है, अगर उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं भरेंगे तो उसमें O2 की उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, जिससे वह जो खाद्य पदार्थ है वह जल्दी से खराब हो जाएगा। इसलिए पैकेट के अंदर यानी कि चिप्स अधिक दिनों तक वह क्या हो, सुरक्षित रहे, खाने योग्य बने रहे, इसके लिए उसके अंदर के ऑक्सीजन गैस को हटाकर और उसमें क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, या नाइट्रोजन गैस के प्रभावित करते हैं। तो आप, ये क्वेश्चन होगा कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, तो लिखेंगे कि चिप्स के पैकेट में तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ होता है, यह O2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया करके जल्दी से खराब हो जाता है, अतः यह खाद्य पदार्थ ज़्यादा दिनों तक सही रहे, खाने योग्य बनी रहे, इसके लिए पैकेट के अंदर से O2 गैस को निकालकर उसमें हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग 35 लॉन्ग प्रश्नों को एक ही वीडियो में
कंप्लीट कर लिए। इस तरह से यह हमारा जो चैप्टर है वह अभिक्रिया के दृष्टि से यानी कि रासायनिक समीकरणों को छोड़कर बाकी जितने भी प्रश्न बनते हैं उसके हिसाब से फुली कंप्लीट होता है। और इसमें से कुछ पाठ के अंदर के कुछ ऐसे प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं, वह अभी इस वीडियो में हम नहीं कवर किए हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो, एक और वीडियो इससे रिलेटेड बनाएंगे जिसमें आपको समीकरणों को संतुलित करना सिखाएंगे, समीकरणों को लिखना सिखाएंगे और समीकरण से संबंधित जितने प्रश्न है किताब पाठ के अंदर हो या अभ्यास में सबको हल करेंगे, उसमें फिर से बता देंगे। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। आप मिनिमम जो है इतना पढ़ने के लिए आप जहाँ भी पढ़ते होंगे आपको 10 से 15 दिन में इतना अगर पढ़ाया जाएगा तब वो इतना समय लग जाएगा। आप यहाँ पर सिर्फ एक क्लास में 1-1.5 से 2 घंटे आपने समय को खर्च करके आप इतना को कवर कर सकते हैं। और इसको वीडियो को बार बार देख कर अपना रिवीजन भी करते रहिएगा। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और जो भी बात बताया गया है इसको आप अपने भाषा में नोट्स को तैयार कीजिए। यह आपका अपना आंसर तैयार हो जाएगा और इसको आप बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे, इसको परीक्षाओं में भी लिख पाएंगे क्योंकि आप इसको भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके आंसर को आपने अपने से खुद से लिखा हुआ है। तो इसी तरह हम बाकी चैप्टरों को भी पढ़ाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और जो बच्चे हो सके संभव हो सके वह हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में आकर अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर ढंग से कर सकता है और अपने उम्मीद से भी बेहतर कामयाबी परीक्षाओं में हासिल करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।